हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, इसलिए आपके सामने बैठ के आज लेक्चर ले पा रहा हूं। आज सोमवार का दिन, तारीख है 19 ऑफ फेब्रुअरी, और दोस्तों 29 ऑफ फेब्रुअरी तक हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना होगा, जिसका नाम होगा, जो हम आज शुरू करने वाले हैं, न्यू चैप्टर न्यू बिगिनिंग। चैप्टर का नाम है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों क्या नाम है चैप्टर का? कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए सर, एक सेकेंड आप लोग यहाँ पे मुझे स्क्रीन को ऑन कर देने दीजिए, फिर अपन लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अपना न्यू चैप्टर न्यू बिगिनिंग होने वाली है दोस्तों, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बातें सुननी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये चैप्टर आप लोगों को अभी ही शुरू करके इस 7 दिन 8 दिन में पूरा अभी खत्म करना है, ताकि अपन को बाद में इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दो तो ऐसे चैप्टर हैं कि वो आपको फ्री में नंबर देके जाएंगे, क्योंकि पूरा आपके 12th के बेस पे डिराइव होके आते हैं। क्लियर है? शेयर चैप्टर भी वैसे ही, लेकिन वहां पर कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है कंपनीज एक्ट वगैरह की, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाता है। उसमें भी बाई बैक की बात आती है, तो चलो वो भी मैनेजेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम सबसे पहले सर अभी क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे। इसके बाद हमारा सर सीक्वेंस क्या रहने वाला है, कैश फ्लो के बाद अपन लोग का सीक्वेंस रहेगा रेशियो एनालिसिस। उसके बाद सर सीक्वेंस रहेगा मेरे पास फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद सर मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले लो या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लो, दोनों में से कुछ भी अपन ले सकते हैं। जिस दिन ये हो गया, अपना सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सर हमारे पास अब सिर्फ 4 चैप्टर बचेंगे इस चैप्टर को एंड होने के बाद, और उस 4 चैप्टर में भी रेशो में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फोरकास्टिंग और कैश फ्लो है तो वो भी तो अपन पढ़ाएंगे, दिक्कत तो आने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोगों को ईजी लग जाएगा, वो भी टेंशन की बात नहीं है। चलिए दोस्तों, तो क्या आप लोगों, हाँ जी बोलिए। हम्म। प्रीमियम पे दे रहे हैं मतलब किसको? हम्म। हाँ हाँ हाँ। देखो, उसमें मैं आपको बताता हूँ बेटा, आप जो कहना चाह रहे हो, जितना मैं सुन पा रहा हूँ, मैं यही समझा हूँ कि ये देखो, इसके ऊपर समझाया ना मैंने, लाइन के ऊपर। देखो बच्चों, रविंद्र जी का डाउट है कि सर अपन ने मान लो कोई कम इंटरेस्ट में कोई चीज खरीद ली, वो ओपन मार्केट से डिबेंचर खरीद लिया, जो कि कैसा था, कम इंटरेस्ट था। तो सर कम इंटरेस्ट में दो चीजें हैं, एक तो सर आज की मार्केट वैल्यू, नॉट फेस वैल्यू, क्या है आज की मार्केट वैल्यू, और सर उस पे इंटरेस्ट कंपोनेंट टिल डेट, है ना, लास्ट इंटरेस्ट मिला वहां से लेके आज जब मैं खरीद रहा हूं तब तक का इंटरेस्ट, तो कम के अंदर वो रिकॉर्ड होता है। लेकिन जब मैं ऑन डिबेंचर को डेबिट करता हूं तो वो ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे होता है, जो कि मेरी क्या होती है, मार्केट वैल्यू, और इंटरेस्ट को मैं क्या करता हूं, डेबिट करता हूं वहां पर इंटरेस्ट की वैल्यू के। लेकिन सर उसको मैं पैसा कितना दूंगा, पूरा इतना, इंटरेस्ट और मार्केट वैल्यू। तो अभी तो मैंने खरीदा है, अभी हम उसको रिडीम कर ही नहीं रहे, लेकिन सर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कैसे आएगा, यहाँ पर प्रॉफिट कैसे आया? तो सर प्रॉफिट तो वही है कि सर अगर आज मैंने इसको कैंसिल करा और कैंसिल इस प्राइस से कम में करा, तो मुझे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, और कम में करा तो लॉस। क्योंकि सर जब आपके पास ओन डिबेंचर खुद के पास आ जाएंगे, तो वो हम पैसा बाहर वालों को नहीं दे रहे, वो पैसा कंपनी अपने खुद के पास लेगी, तो उसकी तो एंट्री अलग से पास होती है रविंद्र जी।
कौन से केस में? मैंने जो क्वेश्चन भेजा था उसके अंदर। ओके, हाँ हाँ हाँ। यस एग्जैक्टली। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। हाँ बैलेंसिंग फिगर बेटा, वही तो प्रॉफिट लॉस होता है। बैलेंस फिगर आ गया मतलब प्रॉफिट लॉस वही होगा जितना बैलेंस फिगर आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद भी कोई दिक्कत आएगा रवीन जी, आप मुझे कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी 6 बजे बाद मैं आपको कॉल उठाऊंगा और आपको आंसर दूंगा। ठीक है जी। ओके ब्रो। ओके जी, चलिए सर, तो शुरू करते हैं हम लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉपी, किताबें, मोबाइल, सब कुछ बंद। ओनली दो चीजें ओपन होनी चाहिए, कान और आंखें, बस। सर दिमाग, हाँ वो भी बंद रखो, क्योंकि दिमाग तो ऑलरेडी आप लोगों का बंद है, वो तो ओपन करने का काम मेरा है, लेकिन आंखें और कान आप लोग खोल के चलो। कैश फ्लो स्टेटमेंट नया चैप्टर शुरू है दोस्तों। पहले कॉन्सेप्ट से ही ग्रिप बना के चलना, ताकि मैं आपको एडवांस वर्जन भी समझा पाऊं और सारी अच्छी चीजें आपको करा पाऊं काफी अच्छे तरीके से। बोलो क्लियर है सर? तो जैसे ही हम आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, तो सर ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। और सर अगर स्टेटमेंट हो गया तो सर इसको मैं कौन सा स्टेटमेंट बोल सकता हूं माय डियर बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकता हूं। जब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलूंगा तो मेरे पास सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट कौन सा आएगा? सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट आएगा जी। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए सर, हाँ नया खरीद के लिया एमआई का फोन। चलिए सर, तो सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बोलता है, और वहां पर बोला गया है कि एवरी लिस्टेड कंपनी शुड कंपल्सरीली मेंटेन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर मैंने भी जब आपको 129 बताया तो वहां पर बोला था कि सर कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कंपनी के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला होता है सर बैलेंस शीट, फिर होता है सर स्टेटमेंट ऑफ पे एंड एल, थर्ड होता है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ होता है सर नोट्स टू दी अकाउंट, एंड पांचवा होता है सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये हमारे होते हैं जिसको हमको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सर यहां पर फिर कुछ 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 एक्सेप्शन आए कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इन कंपनी को नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। बोलो कौन कौन सी? ओपीसी एंड सेक्शन 8 कंपनी। मतलब सर बोलो कि छोटे मोटे लोग नहीं बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन बड़े लोगों को ऑलवेज क्या बनाना पड़ेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला। तो सर कंपनीज एक्ट 2013 ने ऐसा क्यों बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा? ऐसा क्यों बोला उसने कि सर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा? ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि सर देखो, एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, जब वो कंपनी है बड़े लेवल पे काम कर रही है, बहुत कैश का आना और कैश का जाना लगा रखा होगा। तो सर हमने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हम पढ़ रहे हैं श्री श्री सर विशाल सर से, और आज हम अकाउंट भी पढ़ रहे हैं श्री श्री सर से, है ना सर? तो क्या होगा सर, वो पढ़ाते हैं हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या पढ़ाते हैं? उनके मुंह से सुना है फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो अकाउंट पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यहां पर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बने? कैश फ्लो बनेगा। तो सर फिर ये क्या बात आ गई
है ना, कि सर फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, थ्योरेटिकल में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो दोस्तों अभी अपन कैश फ्लो पे आते हैं, फिर मैं फंड को भी समझाऊंगा। तो सर देखो, कैश फ्लो बोलता है कि आपने पूरे साल भर में कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितने कैश का आउटफ्लो हुआ, ये इनफ्लो आउटफ्लो एक स्टेटमेंट में बना के दे दो, ताकि हमें रिकंसाइल भी हो जाए कि सर जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आए हैं तो वो कहां से आए हैं। बोलो क्लियर है सर? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? जो कैश और कैश के समान हो। बोलो क्लियर है भाई? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनता है? ताकि एक कंपनी को पूरे साल भर में एक्चुअल कैश कितना रिसीव्ड हुआ और एक्चुअल कैश कितना गया, उसको एक फ्लो को एक स्टेटमेंट के रूप में रिकॉर्ड करके दे देता हूं, उसको बोलता हूं कैश फ्लो। सर इतना सा है नहीं, अभी देखते हैं आगे, आगे तो बढ़ो। तो सर जैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, उसी दिन वो कौन से परिवार का सदस्य हो गया? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्योंकि एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट कंपनीज एक्ट के कौन से शेड्यूल में दे रखा है? शेड्यूल 3 में। अच्छा बच्चों बताओ, शेड्यूल 2 किसका है? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन का। एंड शेड्यूल 5 वो आपका भी पढ़ना बच्चा होगा। शेड्यूल 5 हाँ वेरी गुड, रेम्यूनरेशन के ऊपर होता है, जो कि आपने भी डायरेक्टर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? 197 शेड्यूल 5। ओके, तो दोस्तों शेड्यूल 5 भी हमको पढ़ना है। ये जो है ना फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां शेड्यूल 5 भी पढ़ेंगे, शेड्यूल 2 भी थोड़ा बहुत वहां पे देख लेंगे। लेकिन सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो सब शेड्यूल 3 में लिख रखे होते हैं। तो सर शेड्यूल 3 में भी अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 बड़े बड़े हो गए। शेड्यूल 3 पार्ट 1 या पार्ट ए बोल दो, बी बोल दो, एंड क्या बोल दो? सी बोल दो। एम फॉर एप्पल नहीं, क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट। पी में क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, एसओपीएल। जी, और सर शेड्यूल 3 पार्ट सी में क्या आ जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोलो क्लियर? इसका मतलब सर शेड्यूल 3 हमको ये बताएगा कि सीएफएस कैसे बनेगा, या शेड्यूल 3 ये बताएगा कि ऐसे बनेगा कैसे भी, हमको इस फॉर्मेट में चाहिए। बोलो शेड्यूल 3 क्या बताता है? ओनली फॉर्मेट। क्या बनाता है? ओनली फॉर्मेट। लेकिन सर फॉर्मेट जो शेड्यूल 3 ने बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, शेड्यूल 3 पार्ट सी, ये होता है फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, सर जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा तो हमने एक बात और सीखी थी कि जैसे ही सेक्शन 129 में आते हैं तो उसी के साथ मुझे सेक्शन 133 132 को भी फॉलो करना पड़ता है। बताओ ये दोनों सेक्शन कौन से? देखो आप लोग बोलते हो कि सर अकाउंटिंग का मत पूछो, लेकिन कंपनीज एक्ट के सेक्शन तो पूछ सकता हूं ना मैं, क्यों कंपनी अकाउंट नहीं हुई? सेक्शन 128 129 नहीं पढ़ा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे है ये सेक्शन कौन से? सेक्शन 132 बोलता है कि ऐसे ऐसे बनाना चाहिए, 133 बोलता है कि उनको फॉलो करना चाहिए। बोलो क्लियर है? वो तो आपको डिटेल में दुष्यंत सर पढ़ा देंगे। तो सर 129 ने बोला ये फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट ने बोला कि मैं तो ऐसा हूं, लेकिन मुझे आप लोग बनाओगे किसकी मदद से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से। किसकी मदद से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से। तो सर अब मेरी पूरी बात सुनना। सेक्शन 129 ने बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए, चलो बना देंगे। फिर उसने बोला कि वो बनेंगे एज पर शेड्यूल 3, हमने ले लिया। उसमें सर कौन सा पार्ट है सीएफएस का? 3। लेकिन जैसे उसको बनाने जाऊंगा मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद लेनी पड़ेगी, वो भी कौन सा है सर? एस 3। फॉलो क्लियर है यहाँ पर?
अब आपको समझ में आ रहा है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि शेड्यूल 3 रेलेवेंट है। शेड्यूल 3 रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि 129 रेलेवेंट है और 129 ने मैंडेटरी कर रखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी तुम्हारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होना चाहिए? पार्ट होना चाहिए। तो सर हम एक सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, क्या आपको लगता है कि नहीं लगता है कि मुझे सर सीएफएस पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो हम लोग शुरू करें। सर अभी तक शुरू नहीं हुआ था। नहीं, अभी तो चैप्टर पैदा कैसे हो वो बता रहा था। अरे सर क्या आप तो ये भी बताते हो कि चैप्टर पैदा कैसे होते हैं? जी हाँ। अरे सर आप सिर्फ आम खाओ ना यार सर, आप गुठली में क्यों ज्ञान रखते हो? बेटा जब तक गुठली पकेगी नहीं तो आम का क्या मतलब? अपन लोगों को इंटरनल स्ट्रोंग होना है, एक्सटर्नल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड्डू नींद भयंकर आ रही है, माइक बंद करो क्या? नहीं, हाँ करूं? नहीं अभी नहीं, अभी तो शुरू किया है। चलिए सर एक घुट पानी का, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बंद करना ही पड़ेगा। ओ हो, अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये। हेलो, चलिए सर। वो पेड़ पे बीज लगता है, पेड़ बीज तो अंदर लगता है। एक दो तीन स्टेम, एक। चलिए सर, हाँ सर सेक्शन 129 शेड्यूल 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, इन तीनों की मदद से एक चैप्टर पैदा हुआ जिसका नाम क्या था सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोलो क्लियर है? तो अब सबसे पहले शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट है, लेकिन जो कुछ भी पढ़ना है इसमें, जो कुछ भी ज्ञान दूंगा वो ज्ञान पूरा किसका होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होगा। बोलो क्लियर है? तो सबसे पहले अपन एएस से बात शुरू करें तो कितना मजा आएगा? मजा आएगा। तो सर सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग नंबर 3 का नाम क्या है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। की जितने भी आपके कैश इनफ्लोज हैं एंड कैश आउटफ्लोज हैं उनका सर एक पेज पर पूरा हिसाब दीजिए, ताकि आपका जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आज की तारीख में बैलेंस शीट में अगर दिख रहा है तो वो कहां से आया। बोलो क्लियर है? उस फ्लो को जानने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सर जैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा तो आप बताओ कि मेरी कंपनी में कैश का फ्लो कहां 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 से होगा? सुनना भी तो, तुरंत मत बोल पड़ो, है ना। चलती बस में चढ़ जाओगे तो घुटनों पे चोट आ जाएगी बेटा, है ना। सर देखें क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं आपको कह रहा हूं कि एक कंपनी के अंदर या एक एंटरप्राइज के अंदर सर कैश का आना जाना, हवा का आना जाना कहां 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 से होता होगा? जैसे कि सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस रूम में अगर बैठे हैं, मुझे बहुत सारी हवा आ रही है ना, तो कहां 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 से हवा आ रही है? तो सर उसी प्रकार एक कंपनी में भी, है ना, एक कंपनी में भी, है ना, कैश कहां 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 से आता है? तो सर यहां पर 3 एक्टिविटीज से कैश आना जाना करता है। मतलब एक कंपनी में कैश के टोटल 3 दरवाजे होते हैं। बच्चों कितने दरवाजे होते हैं? 3 दरवाजे होते हैं कैश के दोस्तों। जिस प्रकार से इस क्लासरूम में भी कितने दरवाजे हैं? 1 2 और 3, है ना, 3 दरवाजे हैं। तो उसी प्रकार तुम्हारा कैश फ्लो भी एक कंपनी में कितने टाइप से आता जाता रहेगा? तो 3 टाइप के गेट होते हैं। सबसे पहला जो एक्टिविटी होता है जिससे कैश आता है उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको मेरे प्यारे बच्चों? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड होता है सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
चलिए सर, हाँ तो क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सर आपने ये बोल दिया, इसके बारे में बताओ ना। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, कहीं नहीं भागेंगे दोस्तों, आप लोगों से पैसा लिया है ना, है ना। अरे सर तो क्या, अरे पैसा नहीं भी लेते तो मेरा काम तो सिर्फ ज्ञान बांटने का है, हम आप लोगों से ज्ञान बांटने का पैसा नहीं ले रहे बच्चों, आपसे पैसा ले रहे हैं सिर्फ हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। इतनी महंगी बिल्डिंग, इतनी महंगी बिल्डिंग में रेंट कितना होता होगा, इतने सिस्टम वगैरह कैसे होते होंगे, मैं पानी कैसे पी रहा हूँ, ये कैमरा कैसे आया होगा, मुझे आज मैं एसी में कैसे बैठाऊंगा, है ना। तो ये सारी कॉस्ट हम आपकी फीस से कवर कर रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सर कितने टाइप्स की एक्टिविटी होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली सर कौन सी, ऑपरेटिंग। पानी दो भैया पीछे वालों को, थोड़ा पानी बचने तो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तू ही पानी पी जाएगा, तेरे बच्चे क्या पियेंगे फिर आगे आगे जिंदगी में। फ्यूचर के बारे में देख के अभी आज का खर्चा करो, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए सर, है ना। तो क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, 3 टाइप्स के दरवाजे होते हैं कैश के आने जाने के लिए, जिसमें पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए सर बताइए इन सब के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको किसके बारे में, ऑपरेटिंग के बारे में। तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जो हमारा प्राइम बिजनेस एक्टिविटी होता है। क्या होता है, प्राइम बिजनेस एक्टिविटी। टीजीसी का प्राइम बिजनेस एक्टिविटी क्या है, कोचिंग चलाना की दौड़ाना, सर्विसेज प्रोवाइड, लेकिन सर्विस भी कौन सा, कोचिंग्स का, है ना। तो कोचिंग से रिलेटेड जितने भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं वो सब किस में जाएंगे, इनके ऑपरेटिंग में जाएंगे। तो मैं एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों कि आप लोगों की जो फीस आएगी वो इन तीनों एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटी में जाएगी, ऑपरेटिंग में। चलिए, यहां का जो रेंट होगा, सोच के बोलना, चलती बस में मत चढ़ जाना कृष्ण, नहीं तो क्या होता है। हाँ बताइए बच्चों, सेल्स जो होती है प्राइम बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, वो मेरी ऑपरेटिंग का पार्ट होता है सर। दूसरा, रेंट जो पे करेंगे यहां का, बताएं, वो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। वाह यार अच्छी बात है। मैं यहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा, ऑपरेटिंग। मैं यहां के एम्प्लॉइज को सैलरी पे करूंगा, ऑपरेटिंग। वेरी गुड। मैं इस फिक्स्ड असेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, कौन सी एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो है वो, ऑपरेटिंग का। बच्चों डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। तो क्या होगा उसका, क्या करते हैं, माइनस होता है, गलत आंसर है, प्लस होता है। हाँ प्लस होता है, अभी लॉजिक बताऊंगा, अभी लॉजिक बताऊंगा। तुम लोगों को बस खाली प्लस माइनस का पता, कंफ्यूजन क्यों, क्यों, क्यों बताऊंगा अभी सारी बातें, है ना। अभी तो बहुत सोचने वाली बात है बच्चों, एक्टिव रहना दिमाग से, है ना। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन सोचने से ही होगा, सोचोगे तो होगा। कई लोग बोल रहे हैं सर डेप्रिसिएशन माइनस होता है, पूरे सीएफएस में डेप्रिसिएशन का माइनस होता है, डेप्रिसिएशन प्लस होता है ऑपरेटिंग के अंदर, वो भी क्यों। पहली बात तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग का पार्ट ही नहीं होता। अगर कैश की बात करूं तो डेप्रिसिएशन का जो खर्चा मैं पीएनएल में रिकॉर्ड करता हूं, मानता हूं वो सर मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाने में मदद करता है। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन का खर्चा जितना भी मैंने पीएनएल में डाला, क्या वो कैश कैश मेरी जेब से गया डेप्रिसिएशन के नाम का, या कैश आया, नहीं आया। तो आपके हिसाब से तो डेप्रिसिएशन तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो पहले दिन से हमने बताया था, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस।
लेकिन फिर भी सर माइनस करते थे, माइनस तो कहीं नहीं करते थे, वो गलत बोल रहे हो, उसका एडजस्टमेंट होता है, उसको हम प्लस करते, लेकिन क्यों करते ये गुरु बताएंगे आपको, फ्री में बताएंगे, कोई टेंशन मतलब आप लोग, है ना। अभी तो जस्ट मैंने शुरू किया है, अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है ना। अभी तो जस्ट अपन लोग होटल में खाने गए, अभी तो पहले पानी आया है, अभी तो मेनू कार्ड देख रहे हैं, अभी ऑर्डर कर रहे हैं, फिर अपन स्टार्टर, है ना, फिर अपन स्टार्टर करेंगे, फिर मेन वगैरह सारा चीज़ खाएंगे अपन लोग, फिर लास्ट में डेजर्ट भी मिलेगा आप लोगों को, है ना। सर आप तो पार्टी दे नहीं रहे हो, आप ले नहीं रहे हो पार्टी, आपके पास समय ही नहीं है, आप लोग है ना इतना पढ़ रहे हो कि क्या बताऊं, पूरी रैंक आप लोगों को ही निकालनी है। मैं तो पार्टी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोगों को लेनी नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, लेनी पार्टी? तुमने कहा दी मुझे तुम्हारे बर्थडे की? तो बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर। चलिए सर, आइए, ऑपरेटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट तो होता है, ठीक है, लेकिन कैश फ्लो की बात करें तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है। फिर आगे बढ़ते सर, आप मुझे बताना, रेंट पेड आपने कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बोला है मुझे? ऑपरेटिंग। चलिए, अभी मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी समझाता हूँ, फिर आपके दिमाग के तार तार में खोलता हूँ, है ना। तार अभी खुलने नहीं है 2 दिन से, सैटरडे को क्लास नहीं थी, संडे को भी नहीं थी, लेकिन वो छुट्टी इसलिए दी गई थी ताकि आप डिप्रेशन को पूरा अच्छे से पढ़ लोगे। लेकिन सर हमने सब कुछ किया, ये नहीं किया, ऐसे कितने हैं अकाउंट को हाथ नहीं लगाया 2 दिन तक? वेरी गुड, दीदी के लिए ताली बजाओ, यह स्वागत करो उनका, स्वागत करिए उनका, करो। अच्छा, हम भी रोज घर ही जाते हैं, हम भी रोज घर जाते हैं यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है मैं इस चौराहे पे सोता हूँ रात को? हाँ, रिगल पे सोता हूँ, है ना। ऐसा नहीं बेटा, नहीं यार, कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। अगर आप में से सारे बच्चे पास होंगे तो वो एक ही दिन बोलेंगे, अगर आप पास होके मेरे पास और मैंने आपके हाथ में माइक दे दिया, कंसिस्टेंसी मैटर। आज मुझे बोलो सर आप सीए कैसे बने? कांस्टेंट। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग होता तो या तो भीख मांग रहा होता या अंबानी जी के बराबर होता, लेकिन कांस्टेंट रहे तो अपन बस मिडिल क्लास सीए सीएस देते जाओ सर्विस। इतने बन रहे हैं कि जितनी सर्विस भी नहीं है मार्केट में। चलिए सर आइए, है बहुत बहुत स्कोप है, टेंशन मत लो। आप आपके सर को ही देख लो, क्या पैसा छाप रहे हैं सीएस बन के, है ना सर, देखें। आइए सर, तो इन्वेस्टिंग के बारे में समझते हैं सर। इन्वेस्टिंग में क्या होता है सर, बैलेंस शीट में जो भी असेट साइड है, नॉन करंट असेट, वो सब आपका कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। सर हमारे बिजनेस के जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारे इन्वेस्टिंग में आते हैं सर, और टेक्निकल भाषा में बोलो, हमारे कंपनी के सारे कैपेक्स बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सब क्या है? इन्वेस्टिंग। तो सर सारी असेट्स और उससे रिलेटेड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कहा जाएंगे? इन्वेस्ट। क्लियर है सर? तो फाइनेंसिंग में क्या है? फाइनेंसिंग वो है जहां से हमारे बिजनेस को फाइनेंस होता है, जिससे हमारा बिजनेस का कैपिटल बेस इंक्रीज होता है, जहां से बिजनेस को फाइनेंस होता है। याद करो बचपन की बैलेंस शीट, 11th-12th क्लास की बैलेंस शीट को याद करो, जहां पर कंपनीज एक्ट को अभी इग्नोर करो, पार्टनरशिप की फर्म को याद करो, सोल प्रोप्राइटर को याद करो, जिसमें सर बैलेंस शीट में इधर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इधर असेट था। असेट के अंदर मैंने बोल दिया आप लोगों को, जो भी फिक्स्ड असेट है वो सारी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, करंट असेट तुम्हारी ऑपरेटिंग का पार्ट है, अभी क्यों मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। एंड सर इधर लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में जहां से भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हो रहा है, जहां से बिजनेस का कैपिटल बेस इंक्रीज हो रहा है, या जहां से बिजनेस को फाइनेंस हो रहा है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर होल्डर, टर्म लोन, बैंक लोन, ये सब कौन से में जाएंगे? फाइनेंस। तो सर अब एक एग्जाम्पल फिट, ट्यूशन सर जैन क्लासेस, ट्यूशन कान में नहाने के बाद है ना वो थोड़ा साफ करा करो। चलिए सर देखें, हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए सर आइए, हाँ,
वैसे उड़ाता हूँ तो मजा नहीं लग, आपको बुरा तो नहीं लगता? मजा आता है। आप भी मेरी उड़ा सकते हो, एक बार उड़ाओ ना यार, आन दो यार। मूवमेंट, वाह यार, क्या क्या भाषा बोल, क्या क्या भाषा बोलते हो यार तुम लोग तो यार। चलिए सर, सुने 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 मेरी बात सुनो। जैसे डीजेसी की बात करें, डीजेसी पुणे से इंदौर आए रातों रात। इंदौर में मार्केट है बहुत अच्छा। सर सुनिए, तो अब वो जैसे यहां पर आए, डीजेसी के पास पैसा नहीं था। ये एग्जाम्पल है, काल्पनिक बात है, कोई मेरे पे क्लेम मत ठोक देना भाई, है ना। कभी सर आप भी लेक्चर सुन रहे हो तो ये खाली खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे यहां पे आए तो उनको फाइनेंस वाले लोग चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए। तो उन्होंने गूगल पे सर्च करा बेस्ट कॉमर्स कोचिंग इन इंदौर, स्टडी आइलैंड के आ गए। जैसे ही फोन लगाया तो 9649852185 कौन से सेलिब्रिटी का नंबर दिख गया। जैसे ही फोन करा तो मेरा भी लिखा गया कि सीए रौनक कोठारी। तो बोले वाह यार भाई, ये पक्का, वाह यार, हाँ चलिए चलिए चलिए। थैंक यू प्रति भाई, थैंक यू। हाँ सुनिए बच्चों, अब क्या हुआ, एग्जाम्पल कंटिन्यू करूं कि 2 मिनट बात करूं? हाँ एक्सटेंस, हाँ जितने में एग्जाम्पल और कंप्लीट करता हूं मैं, है ना। चलिए। तो क्या होगा, रातों रात पैसों की जरूरत पड़ गई, पैसों की जरूरत पड़ गई, उन्होंने इन्वेस्टर ढूंढे, नंबर घुमाया, मैं मिल गया। मैंने कहा अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है, ले लो, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? बोले सर जी 20 लाख रुपए चाहिए। कितने? बोले सर जी हमें कितने चाहिए? 20 लाख। मैंने कहा ये लो, बताओ ये 20 लाख कैश फ्लो स्टेटमेंट में डीजेसी के लिए कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग। डीजेसी ने फाइनेंस लिया है, मेरे लिए इन्वेस्टिंग है, डीजेसी के लिए क्या है? ये फाइनेंसिंग। तो फिर जैसे सर सोचो, उन्होंने बोला कि 20 लाख चाहिए रौनक सर। मैंने कहा 20 लाख चाहिए तो बताओ एक तो रीपेमेंट कब करोगे और उस पर ब्याज कितना दोगे? तो बताओ, मैंने वो 20 लाख एज ए लोन दिया, एज ए कैपिटल लोन। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं सर एक काम करो, लोन मत दो, अपन दोनों आगे आगे ग्रो करेंगे, ये 20 लाख दो, अपन 5 साल बाद करोड़पति बनेंगे, आपको डिविडेंड मिलेगा। तो वो 20 लाख मेरे लिए, इनके लिए क्या होगा? डीजेसी के लिए इक्विटी। तो सर इक्विटी हो या लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो, ये दोनों यहां पर कौन से सोर्स होंगे? फाइनेंस होंगे। तो सर पहला बिजनेस के अंदर दरवाजा जो ओपन हुआ वो किसका हुआ? फाइनेंसिंग का। लग जाएगा ये, तुम इधर आ जाओ, ये तो तुम्हारा लग जाएगा, है ना, लग जाएगा वो, तुम इधर देखो। अब इसको ऐसे लेके कौन खड़ा रहेगा? चलिए सर देख, हाँ हाँ ठीक, ओके, अरे कोई, अरे मतलब मैं यूं नहीं गब्बी गब्बी, ठीक है। अब तुम अभी कुछ, अरे कुछ, चलिए सर सुनिए, प्लीज प्लीज आइए। तो सर बताओ 20 लाख रुपए जो आज आए, या तो पार्टनरशिप के लिए मैंने दिए या फिर फाइनेंस करवाए, वो इनके लिए क्या माने जाएंगे? फाइनेंसिंग माने जाएंगे। जैसे 20 लाख रुपए सर के हाथ में लग गए, आ गए, सर ने फाइनेंसिंग में डाल दिए पैसे। अब सर ने काम चला दिया, पीओपी करवा दी, एसी लगवा दी, सेंट्रलाइज्ड एसी करवा दी, और फर्नीचर करवा दिया। देख रहे हो रिसेप्शन कितना झक्कास बनाया है, लोगो डिजाइन वगैरह सब में, मार्केटिंग में खर्चा किया, ये सब खर्चा गया। और ये बेंचेस वगैरह बनाई। बताओ उसमें जो 10 लाख का खर्चा हुआ, वो 10 लाख का जो आउटफ्लो हुआ, वो आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी में होगा? इन्वेस्टिंग में होगा, क्योंकि उससे बिजनेस के क्या बढ़े? एसेट्स बढ़े। चलिए सर अच्छी बात है।
फिर सर जैसे ही वो हुआ, पहला एडमिशन वैभवी का यहां पर हो गया। सही बात है ये, पहला एडमिशन वैभवी का हुआ। अब वैभवी से जो फीस आई, वो फीस इन 3 एक्टिविटी में कहां जाएगी? ऑपरेटिंग में जाएगी, ऑपरेटिंग में जाएगी। क्लियर है? अब विपिन बोला कि मुझे तो अकाउंट भी पढ़ना है ना, तो अकाउंट के सर दूसरे आए, उनको जो भी पैसा यहां से जाएगा वो पैसा किस में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है, सर जब आए, सर को गर्मी लगी, ये लगा ये तो इन्वेस्टिंग में, लेकिन ये जब जब चलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो खर्चा होगा वो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग, क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है बच्चों मेरे प्यारे। बोलो क्लियर है सर? अब अब वो घड़ी आ गई, 1 साल एंड होने वाला है। जो इन्वेस्टर था उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोलो, इंटरेस्ट जो भी डीजेसी देगा वो इंटरेस्ट इन 3 एक्टिविटी में कहां जाएगा? कहां पे जाएगा? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। करेक्ट आंसर इज फाइनेंसिंग। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन हम जो दे रहे हैं वो किस एक्टिविटी से रिलेटेड है? फाइनेंस, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं जिससे हमने बिजनेस को क्या करा था? फाइनेंस करा था दोस्तों। तो इंटरेस्ट पेड तुम्हारा फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। ठीक है जी, कहां कंफ्यूज हो गए? इसी में बेटा मैंने बोला जहां से बिजनेस को फाइनेंस होता है एंड उससे रिलेटेड सारे इनफ्लो आउटफ्लो भी उसी एक्टिविटी के पार्ट होते हैं। अब बताओ, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन किससे रिलेटेड है? वो लोन से रिलेटेड। लोन कहां गया था? फाइनेंसिंग में, तो ये भी कहां जाना चाहिए? फाइनेंसिंग। चलिए, आप लोगों ने बोला रेंट पेड, ऑपरेटिंग। मैं बोल रहा हूं दोस्तों रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। बुड्ढा सर चैप्टर कौन सा चल रहा है? दीवाल को, चलो बोलो। रेंट रिसीव्ड, ऑपरेटिंग। तीनों कैसे हो सकते हैं बच्चों? रेंट रिसीव्ड कब होगा? जब मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो, इश्यू ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर, इन्वेस्टिंग, है ना? ये मैंने किसी कंपनी के परचेस करा तो मैंने इन्वेस्ट करा। चले, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। बोलो क्लियर है? अब थोड़े दिमाग के तार खुले, थोड़े थोड़े खुले आप लोगों के कि नहीं खुले? खुले, और खुलवाऊं? इश्यू ऑफ बोनस शेयर कहां जाना चाहिए? फाइनेंसिंग। गलत आंसर। बोनस शेयर को इश्यू करने में नो इनफ्लो नो आउटफ्लो, ओनली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर विल लीड्स टू नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। तो बोनस शेयर को इश्यू करने वाला जो आइटम है वो सीएफएस में कहीं नहीं जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस, बेटा सिलेबस का पार्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है जी, और आगे बढ़ूं, और कदम आगे रखूं मैं? चलिए सर, और मुझे बताना सर। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, फाइनेंसिंग। इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग, क्योंकि बिजनेस को कमा करके पैसा है ना। तो सर अगर ऐसा कोई टैक्स जो हम पे कर रहे हैं वो अगर इन तीनों एक्टिविटी से रिलेटेड है तो तीनों में अलग अलग भेज दो। जो किससे रिलेटेड नहीं है तो कहां भेज दो? ऑपरेटिंग में। जैसे मैं बोलूं कि सर कैपिटल गेन पेड, इन्वेस्टिंग। बेटा कैपिटल गेन कब होता है? जब तुमने तुम्हारी कैपिटल एसेट बेची होगी, एवरीथिंग। तुमने नहीं पढ़ा टैक्स?
था। कितने साल लगे तुमको 12th में? 1 साल। कितने साल पहले पास हुए? कितने साल पहले पास हुए? 12th पिछले साल पास हुए। तुमको जितने दिन हुए हैं 12th पास होने, उतने मुझे साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते 12th। हाँ, बताऊं कैसे? 1 साल में मैं 3 बार रिवीजन कराता हूं। 3 बार रिवीजन में 150 क्वेश्चन, तो 450 बार तो यही चीज पढ़ाता हूं। और मेरी 2 ब्रांचेस हैं और 7 साल हो गए बोनस का। मैं आपको दिखा दूंगा टीएस लेवल का, मेरे लैपटॉप में बड़ी पूरी किताब में भी दिखा दूंगा। चलिए सर, आइए। तो सर आप लोगों को थोड़े से दिमाग के तार खुल ले। रेंट पेड कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में। रेंट रिसीव्ड कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में। इंटरेस्ट पेड कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में जाएगा। शेयर परचेस कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में। शेयर इशू कहां जाएगा? फाइनेंसिंग। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहां जाएगा? फाइनेंसिंग। आउटफ्लो है। बोलो क्लियर है? डन एवरीबॉडी? थोड़ा सा आगे बढ़ू थोड़ा सा। तो सर जैसे ही इन 3 तरह की एक्टिविटीज को हमने समझा, तो उसके बाद S3 ने हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट की मेथड बताई। क्या बताई? कि सर आप किस मेथड से बना सकते हो। तो सर इसकी 2 मेथड है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अभी देख के बताओ इन दोनों में से डिफिकल्ट कौन सी पड़ेगी? इनडायरेक्ट। ठीक है, चलो सर पहले समझाओ फिर अपन डिसाइड करें, क्योंकि वैभव भी बोल रहे हैं सर दोनों। चलिए सर देख, हाँ सर देखिए इधर मैंने क्या बोला था? सब बंद। हाँ चलिए सर देखें। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है अभी तक मैंने जितनी बातें करी? ओके ब्रो। डायरेक्ट मेथड से सीएफएस वो बनता है, सीएफएस बोले तो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पर कैश की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल है। जहां पर कैश की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल होती है, मुझे बस उन इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, फॉर्मेट में पुट कर देना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। उसको बोलते हैं सर डायरेक्ट मेथड। हमारे पास कैश की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। हम तो एक्रूवल फॉलो कर रहे थे, कैश की इंफॉर्मेशन इतने डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं कौन सी मेथड फॉलो करूंगा? इनडायरेक्ट फॉलो करूं। फॉलो क्लियर है सर? तो सर डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, इधर आओ बच्चों, इधर देखो। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, एक्टिविटीज तो कितनी होती हैं? 3 ही होती हैं। कौन कौन सी सर? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो सर मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूं कि इन दोनों मेथडों में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं। मतलब सर आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो या इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो और फाइनेंसिंग से रिलेटेड कैश फ्लो का ट्रीटमेंट और फॉर्मेट दोनों में सेम है। क्या बोला मैंने? दोनों में। क्योंकि सर एक बिजनेस एंटिटी को यही नहीं पता होगा डायरेक्टली कि मैंने इन्वेस्टमेंट कहां कर रखे हैं, तो वो फिर धंधा क्या कर रहा है। दूसरा सर किन किन लोगों से फाइनेंस ले रखा है वो ही नहीं पता, तो मैं क्या पता। तो दोस्तों जनरली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो डायरेक्टली अवेलेबल रहती है। तो सर दोनों का कैलकुलेशन, दोनों का सब कुछ सेम रहता है दोनों मेथड के अंदर, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो सर जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस समझना पड़ेगा, तो सर सिर्फ कौन सी एक्टिविटी में डिफरेंस आएगा? सिर्फ ऑपरेटिंग में आएगा। किस में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा। तो सर समझाओ ना, ऑपरेटिंग में कैसे डिफरेंस करेंगे? जैसे कि मैं बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हूं और मुझे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि मेरे डेटर से कितना पैसा आया, मैंने रेंट कितना पे कर दिया, मैंने क्रेडिटर को कितना पे कर दिया,
मेरे बच्चों से कितना पैसा आ गया, मैंने कितना यहाँ सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे कर दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल है। तो आपके तो ऑपरेटिंग तो क्लियर हो गया आप लोगों का, उसको जोड़ दो, पता चल जाएगा ये आपका डायरेक्ट मेथड है कैश फ्लो का। बोलो क्लियर है। लेकिन सर हमें पता नहीं है कि मेरे डेटरों से पैसा कितना आया, मैंने क्रेडिटरों को पेमेंट कितना करा, और फिर भी मुझे निकालना है इनडायरेक्ट तरीके से ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो सर हमें कुछ अलग मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें उसको डीप में जाकर के समझना पड़ेगा। बोलो यहां पर अगर मैं फुल स्टॉप लगाऊं, क्योंकि सर इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझना अभी थोड़ा और दिमाग स्ट्रांग होने दो तो समझेंगे। अभी तो सीएफएस की ओर बात करेंगे, फिर मैं आपको समझा पाऊंगा। अगर मैं अभी तक मैंने जितना भी एक आर्टिकल बोला और वहां पर मैं स्टॉप करता हूं अभी की बात, अभी और भी बातें करूंगा, लेकिन इसको फिर सेकेंड फेज में लूंगा ऑपरेटिंग ऑफ इनडायरेक्ट मेथड की, तो चलेगा क्या? चलेगा। उससे पहले कुछ कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ ले वे, है ना। अभी तो सिर्फ अभी भी कुछ शुरू नहीं हुआ है, अभी तो चैप्टर का सिर्फ क्या बना है, बेस, क्योंकि बेबी को क्या पसंद, ठीक है बेबी, ठीक है बेबी, ओए बेबी, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ। बच्चों अभी तक क्या क्या बोला? कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है तुम्हारा क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा कौन बोलता है? सेक्शन 129। जैसे 129 ने बोला कि ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा, तो उसके फॉर्मेट किस घर में रखे थे? शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 के घर में तीसरे कमरे में कौन रखा था? कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर जैसे उसको बनाने बैठे तो कौन सा एस आ गया? AS3। AS3 ने कितनी एक्टिविटी बोली? 3। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो कितनी मेथड बनता है? 2 मेथड। कौन कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड क्या बोलती है कि सर जब डायरेक्टली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कैश की, तो हम को क्या फॉलो करना है? डायरेक्ट मेथड। और सर जब कैश की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगी तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना होगा। डन, आगे बढ़े। तो अब आप लोग मुझे थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी बता दोगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अभी मैंने उस पॉइंट पे स्टॉप लगा रखा है, कौन सा? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग, वो समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत क्या कर ले, माइंड रिलैक्स कर ले अपन लोग। चलो बताओ सर वर्किंग कैपिटल से आप क्या समझते हो? सर ऐसी कैपिटल जो मुझे डे टू डे बिजनेस को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसे बोलते हैं अपन वर्किंग कैपिटल। बोलो क्लियर है जी? वर्किंग कैपिटल क्या होती है सर? जो मुझे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। जैसे कि अभी यहाँ पे कोई हादसा हुआ था अभी जस्ट ये 2 मिनट पहले, है ना। तो अगर मान लो कुछ हो जाए और यहाँ पर ये नहीं होता और मैं अभी लेक्चर नहीं चला पाता, तो वर्किंग कंडीशन में रह नहीं पाता आज का ऑपरेशन, तो ये जो चीज रखी है ये क्या है? वर्किंग कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। आज मुझे बिजनेस में इतना पैसा तो मेरे पास होना चाहिए कि मैं डे टू डे बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर पाऊं, उसको मैं क्या बोलता हूं? वर्किंग कैपिटल। तो सर डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए तो आपकी बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही आइटम है सर, कौन कौन से? करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी। कि आज मैं सब कुछ बेच दूं तो मेरे पास इतना कैश है, आज मेरे पास सब पैसे लेना चाहिए इतना कैश है। बोलो क्लियर है? इसके बारे में अपन रेशो भी पढ़ेंगे। तो सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी।
क्या होता है बच्चों? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि मेरे पास आज करंट असेट है, उसमें से अगर अभी इतनी लाइबिलिटी जो करंट वाली है अभी आके खड़ी रह जाएगी, मुझे उसे चुकाना पड़ेगा, तो भी इतना पैसा मेरे पास रहेगा कि ताकि मैं बिजनेस को क्या कर पाऊं, वर्किंग कंडीशन में ऑपरेट कर पाऊं। तो ये मेरा क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल। जैसे कि हमारे गल्ले में भी 10 रुपए पड़े हैं, लेकिन 4 रुपए की लाइबिलिटी भी है उसी समय, तो बताओ वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? 6 रुपया। मैं चाह के कितना यूज कर पाऊंगा? 6 रुपए। बोलो क्लियर है? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्लियर हो गया? वर्किंग कैपिटल ऑलवेज रिलेशन रखता है करंट असेट और करंट लायबिलिटी में। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़े? पक्का? नेट प्रॉफिट सब क्या समझते? सब एक साथ बोलते हो? मुझे लगता है कि एक भीड़ ने मुझे गाली भी की। एक एक करके बोलो। वेरी गुड। ग्रोस प्रॉफिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट में सब कुछ माइनस है। क्या इस नेट प्रॉफिट टैक्स माइनस है? सर 11 12 की बात करें तो नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट की बात करें, एसओपीएल की, तो वहां भी सर नेट प्रॉफिट भी दो तरह का होता है, पीएटी पीबीटी। पीएटी बोले तो क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीबीटी बोले तो क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आपका जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो सीधा डिविडेंड के रूप में बांट देते हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ गया बस वो फाइनल है तुम्हारा। कुछ तो रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर होगा, और जो बचेगा वो डिविडेंड बट जाएगा। बोलो क्लियर है? सर जब भी डिविडेंड बटेगा, सर जब भी डिविडेंड बटेगा, डिविडेंड बटने के बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट करूंगा कि उससे पहले करूंगा? जो चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने आपको पढ़ाया है थ्योरी वाला, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैंने आपको एसपीएल का पूरा फॉर्मेट बताया था, उसमें पता है सबसे नीचे आ रहा था प्रायर पीरियड आइटम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। याद है आप लोगों को कि नहीं? नहीं याद है सर? कौन पढ़ेगा? जबकि सर मैंने पहले दिन से बोला था कि जो भी बातें अपन यहाँ पे करेंगे वो एक बार हमने पढ़ा ली तो आपको फिर उसको रिटर्न होनी चाहिए। अभी रिटर्न नहीं हुई, जनवरी 8 9 को पढ़ी थी, वो खत्म हो गई, आज फरवरी 19 आ गई है। बिगाड़ दिया आप लोगों ने 1.5 महीना। फरवरी निकलने वाली है 4 5 दिन के बाद, सीधा क्या लग जाएगा? मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल फुल, जून में टून। चले सर कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ, समझा दूंगा। चलिए एक गुड पानी पी लूँ। चलो 2 गुड पीता हूँ, ठीक है। मेथड कितनी होती है बच्चों बताओ? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेजर डिफरेंस कौन सी मेथड में आएगा? ऑपरेटिंग में। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या है? सेम है। सर ऑपरेटिंग की डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जब कैश की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट अवेलेबल है मैं सीधा उतार लूंगा। फॉर एग्जांपल बोलो, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू क्रेडिटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, रेंट पेड, है ना, तो सारा अप्लाई कर दूंगा। लेकिन सर जब डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ता है? इनडायरेक्ट मेथड का ऑपरेटिंग। वहां पर मैंने फुल स्टॉप लगा करके कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग। चले सर, तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है सर? जो डे टू डे बिजनेस को वर्किंग कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए मुझे जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उसको बोलता हूं मैं वर्किंग कैपिटल। बोलो क्लियर है? सर वर्किंग कैपिटल का रिलेशन किससे रहता है हमारी बैलेंस शीट में? करंट असेट और करंट लायबिलिटी। सर करंट असेट्स और माइनस करंट लायबिलिटी करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? वर्किंग कैपिटल। चले सर, नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट क्या होता है उसको बोल
वैन फ्रेंच बेंच। अच्छा अच्छा अच्छा, बेंच। मेरे को लगा ब्लू पैंट्स, ब्लू पैंट्स। मुझे लगा ब्लू पैंट, ब्लू पैंट। आइए ओ गुरु, आइए आइए आइए, चलिए सर। तो नेट प्रॉफिट आप लोग को पता है सर, सारे खर्चे माइनस करेंगे। सर इस नेट प्रॉफिट जो आया उसमें सिर्फ कैश खर्चे माइनस है कि नॉन कैश खर्चे भी माइनस है? एग्जाम्पल दो, नॉन डेप्रिसिएशन। दूसरा एग्जाम्पल दो। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल्स पे लगता है, टेंजिबल पे डेप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन लगता है। तीसरा एग्जाम्पल दे दो यार। दोनों हो गई ना वो तो। तीसरा एग्जाम्पल मैं बोलूं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। मैंने जब भी किसी फिक्स्ड असेट को लॉस में बेचा है तो क्या वो लॉस मेरे जेब से गया कैश के रूप में? नहीं, मेरे को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलिए सर। सर उसी प्रकार जैसे ही नॉन कैश इनकम और कैश इनकम होती है, तो क्या इस पीएनएल में नॉन कैश इनकम भी होती है? सर ऐसी इनकम जो कैश में हुई नहीं फिर भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, कौन सी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कभी भी रिवैल्यूएशन जब भी होता है अपवर्ड रिवैल्यूएशन, तो पीएनएल पे उसका इंपैक्ट नहीं आता है, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर होता है सीधा, कैपिटल प्रॉफिट है वो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 ने ये बोल रखा है। फिर उसमें कंडीशन है, सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड डेट, उसके लिए आपको पूरा एस पढ़ना पड़ेगा। अभी आप उसका एग्जाम्पल दोगे आप बिल्कुल गलत हो जाओगे। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरा नाम खराब मत करना। अपवर्ड रिवैल्यूएशन कभी भी पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो सीधा कहां ट्रांसफर होते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व में होते हैं। चलो और एग्जाम्पल दो मुझे दूसरा। कचरा साफ कर रहा हूं मैं तो बताऊंगा ये, और बोलो। ये तुम 11th में करके आए हो यार, नॉन कैश इनकम। वो तो चल के आता है कैश में, वो तो कैश प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्रेडिट सेल भी तो पैसा तो आएगा, वो तो सर्टेन इनकम हो गई। नॉन कैश मतलब जो कैश के रूप में है ही नहीं, ये तो कैश के रूप में आज नहीं तो कल आएगी। ऐसी जो कैश नहीं है, जो पीएनएल में जाती है। हाँ, मेरे पास ऑप्शन का काम नहीं है, क्योंकि अपना पेपर 4 सब्जेक्ट में से एक वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अरे हिंट नहीं बेटा, वो भी कैश है। बोल दूं मैं, बोल दूं मैं, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन है। बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने बनाया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया था। तो अपन अभी एग्जांपल लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 बच्चे मेरी फीस खा के भग जाएंगे, लेकिन ईयर एंड होते होते लगा कि नहीं यार, नहीं,
ये गुरु के बिना हम पास नहीं हो पाएंगे, इनकी फीस दे दो, और सारे बच्चे फीस देने पड़ गए। तो 31 मार्च को जब मैंने मेरा प्रोविजन देखा तो मुझे तो 4 में से सिर्फ 2 बच्चों का प्रोविजन चाहिए, ये 2 तो अब मुझे अच्छे लगने लग गए। तो सर जो प्रोविजन मैंने ज्यादा का बना लिया था पहले P&L में डेबिट करके, अब उसको मैं क्रेडिट करूंगा। ये 11th क्लास का एडजस्टमेंट है, मुझसे लड़ाई मत करना, मैं अभी भी प्रूफ कर सकता हूं, मैंने वहां भी पढ़ाया है। हाँ, मैं तो पढ़ाता हूँ बच्चों वहां पे, क्योंकि क्या होता है कि जो जो सर आगे जाके CS को पढ़ा रहा है ना, अगर वो 11-12 में पढ़ाने वाला हो जाए ना, वो बच्चा पक्का फर्स्ट टाइम सब कुछ पास कर लेगा। क्योंकि मैं सब बता देता हूँ कि आगे क्या क्या आने वाला है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कहीं नहीं आता है आगे जाकर के, है ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक टेली फिट करता है, आगे जाके ऐसे एडजस्टमेंट काम आते हैं, तो बच्चों को खुशी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो सर नॉन कैश इनकम का बेस्ट एग्जांपल होता है रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। क्योंकि प्रोविजन वो होता है कि एक एस्टिमेटेड लाइबिलिटी जो आ सकती है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के तहत एवरी क्लोजिंग डेट पर री एस्टिमेट किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? री, मतलब आप लोग ऐसा नहीं कि 3 साल पहले हमें तो लगा था कि 3 साल पहले ऐसा होगा, है ना, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। एवरी बैलेंस शीट डेट पे आपको सारे प्रोविजंस और रिजर्व को फिर से री एवेल्युएट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? री एवेल्युएट, क्योंकि 31 मार्च एक ऐसा दिन है जो आपकी रियल औकात बताता है। उसी दिन आपको रियल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी आप देखना मार्च में हम जैसे लोग बोलेंगे अभी तो क्लोजिंग चल रही, क्लोजिंग चल रही, क्लोजिंग क्या, अभी तक तो जो भी चल रहा था ठीक है। 31 मार्च को मुझे सारे फिगर कैसे चाहिए? क्लियर कट चाहिए। बोलो क्लियर है दोस्तों? तो 31 मार्च को जब मैं रिजर्व्स को एस्टिमेट करने बैठा प्रोविजन को, तो मुझे लग रहा अरे यार अपन ने तो अननेसेसरी ज्यादा प्रोविजन बना दिया, अब तो जरूरत तो है नहीं, तो अब एक काम करेंगे, वो हमारा फायदा हो गया, वो फायदा हमने क्रेडिट कर देंगे। क्या वो एक्चुअल कैश में रिसीव्ड हुआ है क्या मेरे पास? नहीं, तो सर ये नॉन कैश आइटम है। दोस्तों ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि अब जब मैं इनडायरेक्ट मेथड बताऊंगा ना, तब आपको फिर ये मुझे अलग से समझाना ना पड़े। आप लोग ये मत बोलना कि अभी तो ऑपरेटिंग की इनडायरेक्ट बताते बताते ये जानवर कहां कूद गया। नहीं जगनवार, ये कहीं नहीं कूदा, ये कहां पे आ रहा है तुमको, वहां पर जो टर्मिनोलॉजी सभी आएंगी जो शेड्यूल 3 और AS3 ने दिया है ना, वो आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो क्लियर एवरीबॉडी? आ रहा है समझ? क्या बोला मैंने? नॉन कैश इन का बेस्ट एग्जांपल क्या बोला? प्रोविजन रिवर्सल। ठीक है जी, कोई भी इसके अलावा आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियलाइज अनरियलाइज गेन रिकॉर्ड ही नहीं होता जब तक वो रियलाइज ना होता। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहां गया भाई? सबने बांध रखा है, और वो मैंने आपको सेकंड डे को पढ़ा रखा है यार, कि हम पूरी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इसी बेस पढ़ेंगे ताकि कल को जाके मैं लॉजिक बता पाऊं ऐसा 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 होता है। बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, बहुत सिंपल है। अगर अभी भी आपको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो स्टार्ट के 3 दिन के लेक्चर सुन लेना मेरे, हैं? अब अरे ये मेरा मेरा ना मूलाधार है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है बेटा, कि मैं आपको सब बताऊंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? तो फिर थोड़ा और बता दो ना, तो किस लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे? चल हाँ, ये माहौल ढूंढ रहा है, मूवमेंट ढूंढ रहा है कि कब मैं सर के मजे लूं। बेटा मूवमेंट के आगे चले सर, आइए, चलिए सर देखें, और बता दूं मैं आगे आपको बात। सर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 2 टर्म आएंगी। चलिए बच्चों, प्रपोज्ड डिविडेंड आप लोगों ने पढ़ा ये सेक्शन, तो डिविडेंड तो पढ़ा है ना? आई थिंक सेक्शन 125 डिविडेंड का, आई थिंक, क्योंकि बहुत पुराना है, बहुत जो बचपन। तो 125 है फिर तो फाइनल है ना? चले सर देखें। हाँ सर, अरे इतना तो आता है मुझे, जबकि मैंने कंपनी लॉ पढ़ी ना, मेरे को सालों हो गए भाई, है ना। खाली क्या कि ये अकाउंटिंग में पढ़ा था इसलिए मुझे इतना याद है ना। अभी तो मुझे सर वाइंडिंग अप का सेक्शन कौन सा क्या है इतना अंदर में नहीं पता, लेकिन हाँ जहां जहां तक मैं जानता हूँ, मैं अच्छा जानता हूँ पूरा सा, और इनकम टैक्स भी अच्छा जानता हूँ मैं, वो टेंशन वाली बात। CA है भैया, बात ही नहीं है।
चले सर, लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंस है तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए सर बताइए मुझे, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है, पहले दोनों में डिफरेंस बताओ। ऑनलाइन वाले भी सोच के चलेंगे, बता के चलेंगे। अरे आज तो वो है शिवाजी जयंती, जयंती है ना शिवाजी जयंती, तो क्या बोलते थे शिवाजी, क्या बोलते थे? जय भवानी जय शिवाजी। चलिए, ये नहीं बोल रहा है, बुला के लाओ मराठाओं को, उड़ाओ साले को, बोलो ना। अरे जय भवानी नहीं बोलना है, प्रपोज डिविडेंड डिविडेंड के बारे में बोलना है। जय भवानी पे आके बैठ गया, बोल दिया एक दो बार जय भवानी जय भवानी जय भवानी, तो वहां एग्जाम में भी लिखा जाना जय भवानी एज पर द जय भवानी रेगुलेशन एक्ट। बट व्हाई नॉट प्रपोज डिविडेंड? फिर कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा है कि डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड, बट व्हाई नॉट प्रपोज डिविडेंड, ये कभी पूछा व्हाई? तब मेरे भरोसे बैठे हो। आता है थोड़ा, है ना। चलिए, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला बोलो, इफेक्टिव रेट का। अगर पर एनम कंपाउंडिंग को मुझे क्वार्टरली कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करना है तो उसको इफेक्टिव रेट बोलते हैं। बोलो फॉर्मूला। सही है, 1+r⁻। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अभी इस पे आ जाओ। तुमको तो नहीं, लेकिन बढ़िया है यार, पढ़ाऊंगा मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा। हम्म, चलिए सुनिए, तो सर डिविडेंड क्या होता है बताइए मुझे। कंपनी मत बोला डिविडेंड इंक्लूड डिविडेंड पेबल, है ना, नहीं इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। हमारा जो भी प्रॉफिट है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं अप्रोप्रिएट तरीके से, किसको? शेयर होल्डर को, उसको बोलता हूं मैं डिविडेंड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोज डिविडेंड? प्रपोज्ड इन बोर्ड मीटिंग बट नॉट डिक्लेयर्ड इन शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग क्या बोलते हैं? एजीएम। एजीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। तो सर पहले डिविडेंड पैदा होता है कि प्रपोज डिविडेंड पैदा होता है? पहले प्रपोज पैदा होता है। पहले कौन पैदा होता है? प्रपोज। अब मेरी बात सुन, पहले प्रपोज करना पड़ता है फिर पैदा होता है। गंदा दिमाग का आदमी मूवमेंट बना रहा है। अरे 14 तारीख को आया ही नहीं, 14 तारीख को। चलिए सर, पर्दा का कुछ भी हो सकता है भाई। चलिए सुने 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 सुने, आइए आइए। सर प्रपोज डिविडेंड वो होता है जो सिर्फ डायरेक्टर ने प्रपोज किया है कि मेरे प्यारे शेयर होल्डरो, हम आप लोगों को इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। शेयर होल्डर बोला ठीक है, हम फाइनल करेंगे। तो तेरी क्या औकात? औकात तो हमारी है, क्योंकि सर हम तो कौन है? शेयर होल्डर है, अल्टीमेटली ओनर तो हम भी है। तो बच्चों बताओ, जिस दिन ये डिविडेंड प्रपोज होता है, प्लीज प्लीज मेरे सामने देखो, कॉन्सेप्ट है। जिस दिन ये डिविडेंड प्रपोज्ड होता है, क्या उस दिन ये अपनी लाइबिलिटी बन जाता है? वंस डिविडेंड प्रपोज
इट्स बिकम लाइबिलिटी। ऐसा कहां पड़ा है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर के पास एक अल्टीमेट राइट है, वो चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट नहीं, रिजेक्ट भी कर सकते, कम भी कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। वो बोल रही बढ़ा सकते, तो डायरेक्टर को घर भेज दो भाई, सो जा तू तो। डायरेक्टर तो को जानता ही नहीं, लॉजिक तो देखो बेटा। डायरेक्टर को बोलो तुझे आराम कर, तेरे बीबी के साथ घूम। अब बात कर रहे हैं बढ़ा सकता है बेटा। एवरी लॉ, अकाउंट, टैक्स, ये सब लॉजिक बेस्ड है। बढ़ा सकते हैं तो एवरी शेयर होल्डर चाहेगा ओ बढ़ाओ, अपने बाप का क्या जा रहा है। अल्टीमेटली डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी की स्थिति होगी, अपनी थोड़ी होगी। देवताओं भैयाओं, शेर में नेताओं, बहुत सही है तुम्हारा भी है। वाह यार, बोलने दो भी मुझे। हाँ, अप्रूव करते तो सेम या लो कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक देवी ऐसा बोल रही है कि कम नहीं कर सकते सर, बढ़ा सकते। तो मेरा कहने का मतलब किसी डायरेक्टर को भेज दो घर, उसका क्या काम है? ये अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी होती है? डायरेक्टर की होती है। आप लोगों ने कंपनी अकाउंट अभी पढ़ा नहीं ना, वो लो वाला। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनते हैं वो इवेल्यूट होते हैं डायरेक्टर के द्वारा, है ना, फिर वो रखे जाते हैं कहां पर? मीटिंग में, है ना। तो सर डायरेक्टर को ये कुछ करो ही मत, बोल दे तू तो घूम तेरी बीबी के साथ भाई, हम बढ़ा सकते हैं तो नहीं बढ़ा सकते बेटा, ध्यान रखना, है ना। चलिए सर देखें, तो प्रपोज डिविडेंड जब तक सिर्फ प्रपोज है, कंपनी के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों सोचना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 ने एक चेंज किया था कि अकाउंटिंग नंबर 4 पहले बोलता था कि प्रपोज डिविडेंड इज योर करंट लाइबिलिटी, लेकिन जब हम जैसे लोग मार्केट में, हमने बोला कि ये लाइबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि जब तक ये फाइनल डिविडेंड नहीं बनेगा तुम इसको कैसे लाइबिलिटी मान सकते हो, है ना। हो सकता है शेयर होल्डर ने इसको डिक्लेयर करके रिजेक्ट कर दिया तो सर प्रपोज डिविडेंड को हमने बोला AS4 के पहले बोलता था करंट लाइबिलिटी, हमने बोला अब ये करंट लाइबिलिटी ये सिर्फ तुम्हारा अभी भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो ये एक आपका प्रॉफिट जैसा ही है। किसके जैसा है? प्रॉफिट जैसा। उसको बोलेंगे अनडिक्लेयर्ड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? अनडिक्लेयर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही तो हो गया, है ना। तो भले डायरेक्टर ने प्रपोज डिविडेंड को सिर्फ प्रपोज कर रखा है, प्रपोज डिविडेंड नेवर बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पहले तो अगर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड है तो नहीं, क्योंकि अपन को 99% जो सॉल्यूशन होगा सीएफएस का वो बैलेंस शीट को देख करके हो जाएगा। एक चीज मुझे ढूंढनी पड़ेगी बाहर से, कौन सी? प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है, वो आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है। कैसा होता है? ऑफ बैलेंस शीट आइटम। क्योंकि सर एक तो आ गया प्रपोज डिविडेंड, एक आ गया आपका कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये कोई से भी आइटम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होते, क्योंकि सब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड करते हैं कि जब ऐसा होगा तो हम पे लाइबिलिटी आएगी, ऐसा नहीं होगा तो नहीं आएगी। जो ऐसा होने पे डिपेंड करता है वो कंटिंजेंट अपॉन द फ्यूचर फाइंडिंग होता है, वो कभी बैलेंस शीट में नहीं आता, वो बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज होता है। दोस्तों कहां पर आता है? तो सर ये जब मैं इनडायरेक्ट मेथड शुरू करूंगा ना, अभी इनडायरेक्ट मेथड, तो सबसे पहली फुर्सत में जिसको मुझे तिलक करना पड़ेगा वो प्रपोज डिविडेंड। क्या होगा? प्रपोज डिविडेंड। इसलिए मैं बातें एवरीबॉडी। तो सर डिविडेंड क्या होता है? फाइनल डिविडेंड जो कि डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर है। सर बताओ इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? साल के बीच के नहीं, जो डिविडेंड 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में होता है। साल के बीच में तो फिर कब? 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में या 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में कोई डिविडेंड अगर डिक्लेयर होता है इमरजेंसी वाला, उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। हाँ चलिए सर, फिर बताओ डिविडेंड पेबल्स क्या होता है? तो डिक्लेयर होने के कितने दिन में डिविडेंड पेमेंट करना चाहिए? 30 डेज में। तो जनरली ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, क्योंकि 30 डेज में पे करना होता है। बैलेंस शीट तो 31 मार्च को बन रही है, तो वहां पर ऐसी नहीं आती। लेकिन अगर आती भी है
तो इसका हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड पेबल ऑलरेडी पार्ट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड है ना। पे नहीं करा वो तो कर देंगे ना भाई, मर क्यों रहा है, पे कर देंगे ना, ऐसा बोलेंगे अपन। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर जो था वो ऑलरेडी पूरा है। जैसे कि बताऊं, मैंने आपको डिविडेंड बोला 100 रुपए का, उसमें से 80 रुपया पे कर दिया, 20 रुपया पे नहीं हुआ, तो मैं 100 का भी एडजस्टमेंट करूं और 20 का भी करूं क्या? नहीं, क्योंकि सर ये 20 ऑलरेडी इंक्लूड है किसके अंदर? 100 के अंदर। क्लियर है? तो खाली डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा, डिविडेंड पेबल का नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज के 3 बज चुके हैं। पिछले 7 to 8 डेज की सबसे लंबी क्लास आज चलिए। थैंक यू आप लोगों को। कल से 1:30 बजे शुरू होगी, क्योंकि आप रोज, आज भी सिस्टम कुछ हो गया था तो मेरी क्लास 1:47 पे शुरू हो पाई थी, है ना बच्चों। तो 1:30 लास्ट टाइम है, 1.5 घंटे में करना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट ये है कि वो सिर्फ डायरेक्टर ने अभी क्या करा है, प्रपोज कर दिया है। जब वो प्रपोज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट को उतना सा कम करते हैं, लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ है। तो मैं देखूंगा मेरा प्रॉफिट कितना है, तो तू तो वही देखेगा भाई कि जितना प्रॉफिट अभी दिख रहा है, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं है। प्रपोज भी मेरा प्रॉफिट है, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा कल सारे एडजस्टमेंट। ठीक है जी, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल। बाय बाय। तू जब 12 पढ़ा, कब, कौन से ईयर में पास हुआ 12? तो यही एडजस्टमेंट था जो मैं बताने वाला हूँ। हाँ, 23 24